हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। You have seen several kinds of plants and animals, however, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. यानी हमारा जो सराउंडिंग होता है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को हम देखते रहते हैं, यानी अलग अलग काइंड्स के होते हैं। एक काइंड के तो नहीं होते, हमारे सराउंडिंग में अलग अलग काइंड्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। इनके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज मतलब हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए कुछ क्या चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, उन्हें देखने के लिए। इन ऐसी चीज़ों को, यानी जो इन ऑर्गेनिज्म्स को जिन्हें हम माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स। माइक्रो मतलब होता है कोई बहुत छोटी चीज़, और ऑर्गेनिज्म तो मतलब हमें पता ही है कोई ऑर्गेनिज्म या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. जब रेनी सीजन का टाइम होता है, जो ब्रेड होता है, अगर आप ब्रेड है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा जो मॉइस्ट हो जाता है ब्रेड में, और जो ब्रेड होता है वो अजीब सा हो जाता है, और उसमें कुछ सरफेस में जो होता है वो ग्रे और वाइट वाइट टाइप का हो जाता है, यानी वो थोड़ा ख़राब टाइप का हो जाता है, उसमें पैचेस, यानी थोड़ा अजीब सा हो जाता है जो ब्रेड होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, फंगी क्या कर लेता है, उसमें अपना क्या बनाता है, होम बना लेता है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि हम जो फंगी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं, सिर्फ उससे ही देख सकते हैं। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, कुछ ब्लैक से टाइनी से आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं? स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, क्या किस चीज़ के स्ट्रक्चर्स और ये कहाँ से आते हैं? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको आपके सराउंडिंग में कहीं जो टाइनी टाइनी से ऑर्गेनिज्म है ये इधर से उधर घूमते हुए दिखते हैं? These observations show the water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. जो दो एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 हमने रीड नहीं किया, क्योंकि रीड करने से तो कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हमें से ज़्यादा समझ में आता है। सो जो वाटर होते हैं और सॉइल होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नहीं वो फुल, यानी इसमें बहुत सारे टाइनी और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब माइक्रोब्स की ही कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज। अनएडेड और नेक्ड आइज दोनों एक ही होते हैं, यानी हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं सीधा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स होते हैं इनमें से कुछ है फंगस जो है वो ब्रेड पे ग्रो करता है, मैंने आपको पीछे बताया था जहाँ पर रेनी सीजन में ब्रेड के बारे में बताया गया था, वहाँ पर भी जिसे जो फंगस होता है उसे हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इन्हें हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है बैक्टीरिया, दूसरी है फंगी, थर्ड है प्रोटोजा और and some algae और कुछ algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. अभी हम आगे देखेंगे, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। Viruses are also microscopic but different from other microorganisms. जो वायरसेस होते हैं ये भी एक तरीके के माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं कि ये सेल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके, यानी जितने भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो सेल होता है उन्हें ये वायरस ही बनाते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। या तो वो बैक्टीरियम प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। इसे भी हम अभी आगे देखेंगे, पहले रीड कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरसेस। कुछ जो जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हाँ उसे फ्लू हो गया था या कोल्ड हो गया, ये कुछ ऐसे
ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किससे, वायरसेस से होती हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉल्ड बाय वायरसेस। जो कुछ सीरियस डिजीज यानी जो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होती हैं, जैसे फ्लू वगैरह, तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन पोलियो या चिकन पॉक्स वगैरह उनमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये भी किससे, वायरसेस से ही मतलब हमारी बॉडी में आती हैं। डिजीजेस लाइक डिस्टेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजा। जो डिजीजेस होती हैं जैसे मलेरिया और डिसेंट्री, ये प्रोटोजा जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 कैटेगरीज में आता है प्रोटोजा भी, उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में आता है। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। जबकि जो टाइफॉइड है और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इनमें से जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमने हमारी क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा है। अब हम फिगर 2.1 से लेकर 2.4 तक देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो आप ऊपर की 2 फोटोज़ में देख पा रहे हैं, और सेकेंड है हमारा 2.2 जिसमें हमें एल्गी दिखाया गया है, ये एल्गी है, और थर्ड है हमारा प्रोटोजा, और फोर्थ है फंगी में ब्रेड मॉकी और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब है हमारा 2.5 वाला, देख सकते हैं ये वायरसेस हैं। वायरसेस से जो बीमारियाँ हमने अभी पढ़ी थी जैसे पोलियो वगैरह हो जाती हैं। अब हम आगे रीड करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं, लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल जिनमें होता है, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होता है, जिन्हें हम मल्टी सेल्यूलर मतलब जिनमें मल्टी सेल्यूलर सेल्स होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजा, और मल्टी सेल्यूलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी, और या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं एल्गी और फंगी की तरह। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। ये ठंडे में भी रह सकते हैं, गर्म में भी रह सकते हैं, एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, और डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी में भी होता है और ह्यूमन्स की बॉडी में भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल एग्जिट फ्रीली, और कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोग यानी ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। some of them are beneficial in many ways whereas some are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत सारी डिजीज़ेस भी हमें हो जाती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। हम इनके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कट बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्कोहल बनाने में भी बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से यूज़ की जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्हें जो हमारा वातावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीसेस एक्सेट्रा। यानी जो हमारे घर में सब्जी होती है, यानी जो हमारी काम की नहीं होती है वो उसे, और एनिमल के जो फीसेस होते हैं एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम करते हैं, यानी इन्हें क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं सो ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को यानी इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को प्लांट में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म कर्ड और ब्रेड बनाते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो मिल्क है, मिल्क को कर्ड में टर्न किया जाता है, यानी जो मिल्क होता है उससे कर्ड बनाया जाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं उससे। अब पहली कुछ बता रही है यहाँ पे, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई।
पहेली ने कहा कि उसकी मम्मी ने क्या किया कि थोड़े से कर्ड में थोड़ा गर्म दूध डाला उन्होंने और उसे दूसरे दिन के लिए रख दिया। पहेली सोची कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्यूलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो ये वाला जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैक्यूलस, ये कर्ड को क्या करता है, बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। यानी ये मिल्क का यूज़ कर कर उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में भी यूज़ किए। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जो सूजी होती है उसे बनाने के लिए भी, इडलीज एंड भटूरास इस कर्ड। सूजी बनाने के लिए भी और इडलीज बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते। कैन यू गेस वाई, क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस आइडल्स। जो बैक्टीरिया होते हैं और जो यीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं राइस और इडलीस के बैटर को क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. जो यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, बनाते हैं। Bubbles of the gas fill in the dough and increase its volume. Figure 2.6 देख लेते हैं हम एक बार। Figure 2.6, yes. वो क्या कहते हैं कि जो हमारा डो होता है, नहीं जो हमने बैटर के लिए लिया होता है, उसमें उसे डालकर उसे क्या करते हैं, फुला देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। इसमें यीस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ब्रेड्स बनाने में, पेस्ट्रीज़ बनाने में और केक्स बनाने में। हम देखेंगे कि क्या कॉमर्शियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड विनेगर। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो यीस्ट होता है उसे अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक। इसके लिए यीस्ट को क्या किया जाता है कि ग्रो किया जाता है बार्ले के ग्रेन्स में, वीट के ग्रेन्स में, राइस के और बहुत सारे फ्रूट के जो जूसेस होते हैं उनमें। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. एंड जो एक्टिविटी थी उसमें किया गया था कि जो अल्कोहल है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। ये शुगर की जो स्मेल है, अल्कोहल मतलब जो शुगर है उसमें अल्कोहल डाल दी थी, इसलिए उसे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये शुगर को अल्कोहल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया था यीस्ट ने। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू, जो प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था उसे लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। मेडिसिन यानी कैसे मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपको कुछ एंटीबायोटिक की टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही इन मेडिसिन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी जो मेडिसिन होती हैं उनमें होते हैं, ये जो ग्रोथ होती है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही थी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उन्हें रोक देते हैं। ऐसी मेडिसिन जो ग्रो नहीं करने देती ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में डिजीज़ फैलाते हैं, यानी जो हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज़ यानी जिनसे हमें डिजीज़ हो जाती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो दवाइयाँ रोकती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया और फंगी की मदद से। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंड erythromycin are some of the
आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये कुछ कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इन्हें भी ग्रो किया जाता है। इन जो एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी जो ये फंगी और बैक्टीरिया होते हैं इन्हें ग्रो किया जाता है और इन्हें बहुत सारी दवाइयों में यूज़ किया जाता है जो वैरायटी यानी बहुत सारे जो डिजीज़ होती है उन्हें रोकती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़। इन्हें बहुत सारी प्लांट की डिजीज़ को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं, इन्हें हम एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। हमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आपको पूरा कोर्स करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया यानी आपको कहा है इतने टाइम तक लेनी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। यानी अगर आप ऐसे मतलब आपकी बॉडी को उन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है और आप या उन्हें गलत डोज पर ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को भी किल कर सकते हैं हमारी बॉडी में अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी ले रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कोल्ड फ्लू और ऐसी बीमारियां जो वायरसेस से होती हैं ऐसी बीमारियों के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होता यानी ऐसी बीमारियों को नहीं ठीक करता है। यहाँ पर येलो बॉक्स में कुछ लिखा हुआ था, हम इसे रीड करते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक डिजीज़ पे काम कर रहे थे जो बैक्टीरिया से कॉज होती है। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ट इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने क्या देखा कि कुछ माउल्स या स्पोर्स टाइप के हो गए हैं उनकी जो प्लेट्स थी उनमें। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो माउल्ट था उसकी प्रेजेंस से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। जो माउल्ट था वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल भी कर रहा था। फ्रॉम दिस द माउल्ट पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इससे ही माउल्ट पेनिसिलिन क्या हुआ था, बना था। अब हम यहाँ से आगे रीड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होती है। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब पहले ये पूछे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब जो हमारी बॉडी है वो ऐसे माइक्रोब्स को कैरी कर रही है जो हमारी बॉडी में डिजीज़ मतलब जिनसे हमें डिजीज़ हो सकती है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। हमारी जो बॉडी होती है उसे पता होता है कि उन माइक्रोब से कैसे निपटना है। जैसे लड़ाई में होता है ना कि कैसे अपने दुश्मन से निपटना है, उसी तरीके से उन्हें हमारी जो बॉडी होती है उसे पता होता है कि कैसे उन माइक्रोब से निपटना होता है। इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी। अगर जो डेड और वीकन जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाए सो जो बॉडी होती है वो उससे फाइट कर पाती है और उसे किल कर देती है यानी मार देती है, और by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में रहती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। इसीलिए वैक्सीन को लगाना ज़रूरी होता है और इसी तरीके से वैक्सीन जो है वो वर्क करती है। सेवरल डिजीज़ जैसे क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जो होते हैं वो इन वैक्सीनेशन से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, नहीं होने दे सकते हैं किसी भी पर्सन में। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। यानी जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन थी उसे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था 1798 में। इफ़ ए चाइल्डहुड
In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. जैसा कि आपको अगर याद होगा कि आपके जो चाइल्डहुड होते हैं उसमें बच्चों को चाइल्डहुड में बच्चों को बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़? क्या आप क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपको बहुत सारी बीमारी से बचा जा सके। क्या आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इन डिजीज़ की? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये तो आपका कुछ है नहीं ज़्यादा काम का। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिजीज़। बच्चों को इन डिजीज़ से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। जो कुछ नेसेसरी जो होती हैं, जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। आपने टीवी और न्यूज़पेपर्स में इनके एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे अपने बच्चों को बचाने के। पोलियो से पल्स पोलियो प्रोग्राम किया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो की जो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को वो एक तरीके से वैक्सीनेशन ही होता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its indication from most parts of the world. जो वर्ल्ड कैंपेन हो रहा है स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए, उसने बहुत सारे जो हमारा वर्ल्ड है उसके बहुत सारे पार्ट्स में अब जो स्मॉल पॉक्स के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। These days vaccines are made on large scale from microorganisms. आजकल वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से, ह्यूमंस को बचाने के लिए और अदर एनिमल्स को बचाने के लिए सेवरल डिजीज़ से। और गाइस जो हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी और जितने भी टॉपिक्स हमारे बच गए हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो उतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। एंड आई होप कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से समझ में आया हो या कहीं पर भी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका ज़रूर आंसर करूँगी। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।